हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजना पांडे और ये है मेरा सिविक्स का लेक्चर नंबर 4 और इसका टॉपिक है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। यानी इसमें हम पढ़ेंगे कि लोकतांत्रिक सरकार क्या है, क्या मेन तत्व हैं और जहाँ लोकतांत्रिक सरकार नहीं है वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई हैं। तो चलिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे आपको एक यहाँ पे मैप दिखाई दे रहा है दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि इस चैप्टर में हम एक दक्षिण अफ्रीका के बारे में एक स्टोरी दी गई है, उसकी स्टडी करेंगे कि क्या हुआ था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं, श्वेत अश्वेत। आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका में एक आंदोलन चला था श्वेत और अश्वेतों का, जिसके वो थे नेल्सन मंडेला थे। उसमें हमारे गांधी जी का भी रोल रहा था कि वहाँ पर जो श्वेत लोग होते थे तो अश्वेत लोगों को, काले लोगों को क्या मानते थे कि वो अलग जाति के हैं और उनको कभी गोली मार दी जाती थी। तो वही एक स्टोरी इसमें ये यहाँ पर दी गई है कि जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिणी अफ्रीकी लड़की माया नायडू एक दिन पुराने बक्सों की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक स्क्रैप बुक मिली और उसमें अखबारों की कर्तनों में तस्वीरों से भरा हुआ था, जिसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब लड़के के बारे में माँ से पूछा तो पता चला कि उसका नाम हेक्टर पीटरसन है। उसकी उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा क्यों, यानी कि यहीं से आपको ऐसा पता चल जाएगा। और जब उसने पूछा कि माँ ऐसा क्यों है, माया की माँ ने समझा कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंग भेद, पूछा गया क्वेश्चन कि रंग भेद कानून क्या है। रंग भेद कानून इम्पोर्टेंट से ये। और रंग भेद का मतलब क्या है, त्वचा के रंग के आधार पर भेदभाव करना। रंग भेद कानून क्या है कि त्वचा, जो हमारी स्किन का कलर है उसके आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहाँ के कानून के मुताबिक श्वेत अश्वेत भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। यानी कि जो श्वेत हैं तो उनको श्वेत से और अश्वेत लोगों को अश्वेत से ही संबंध बनाने की इजाज़त थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के पास आसपास रह सकते थे और ना ही सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। यहाँ से देखिए फिर माया को यकीन नहीं हो पा रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह ये क्या था, एक कानून था रंगभेद का, उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे। यानी कि जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो अछूत जातियाँ होती थी उनके लिए अलग चीज़ें होती थी, जो ब्राह्मण और पुरोहित होते थे उनके लिए अलग चीज़ें होती थी, मंदिर मस्जिद। उसी तरह से श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए अस्पताल, गाड़ियाँ भी अलग होती थी और ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी। जो श्वेत लोग होते थे उन्हें ज़्यादा सामानों से भरी हुई गाड़ियाँ मिलती थी, जबकि अश्वेत लोगों के लिए जो गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। उनके लिए रेल एवं बसें अलग थीं। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग थे। यानी कि ये कहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये भी हमने देखा दक्षिण अफ्रीका की। कहाँ की बात हो रही है, दक्षिण अफ्रीका की। अश्वेत लोगों को वोट देने के लिए इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या क्या अश्वेत लोगों को क्या क्या परेशानियां थी या कौन से अधिकार नहीं थे। तो वोट देने का नहीं था। सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी। अश्वेत लोगों को खेती के लिए घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों को भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था, उनके साथ भेदभाव किया जाता था। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज के बारे में दिया गया है कि दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। यानी कि जो सोवेटो था वहाँ पर कौन से लोग रहते थे, अश्वेत लोग रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस, जो श्वेत लोग थे वो कौन सी बोलते थे, लेकिन यहाँ जो सोवेटो था वो कौन से लोग रहते थे, अश्वेत लोग रहते थे। यानी कि जो लोग जिनकी स्किन काली थी, चमड़ी इनकी काली थी। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, अफ्रीकांस। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थी इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था। यानी कि जो अश्वेत लोग थे उन पर जोर किस के लिए डाला जा रहा था, अफ्रीकांस भाषा को सीखने के लिए, क्योंकि जो वहाँ के श्वेत लोग थे वो अफ्रीकांस भाषा बोलते थे, जबकि वे अपनी भाषा जूलू, ये क्वेश्चन पूछा गया है जूलू क्या है, तो जूलू क्या है, अश्वेत लोगों द्वारा बोली गई भाषा। अश्वेत लोगों द्वारा बोली गई भाषा। हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकन सीखने का विरोध कर रहा था। इसने विरोध किया कि हम तो अपनी मेन लैंग्वेज जो है हमारी उसको ही क्या करेंगे, जूलू को ही बोलेंगे।
दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वो मारा गया। यह 16 जून 1976 की घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला, जैसा मैंने अभी आपको नाम बताया था, इनके खिलाफ एक बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया कि दक्षिण अफ्रीका लोकतांत्रिक देश कब बना, तो 1994 में। कब बना? 1994 में। इंपोर्टेंट है यहाँ से। अब हम समझने की कोशिश करते हैं लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या है। क्या है लोकतांत्रिक? तो जैसे ये लोकतांत्रिक मैं आपको बता देती हूँ कि जब हम, जैसे हमारे इंडिया में क्या है, लोकतंत्र है, यानी कि जब लोग अपनी ही सरकार को खुद चुने तो वहाँ पर क्या होता है, लोकतंत्र। यानी दक्षिण अफ्रीका में 1994 से पहले क्या था, राजतंत्र था, और अभी वहाँ पर क्या है, लोकतंत्र है। सभी सरकारों को निश्चित समय के लिए चुना जाता है। यानी आपने देखा होगा हमारे इंडिया में क्या होता है कि सरकार को एक निश्चित समय के लिए, भारत में ये अवधि 5 वर्ष की, हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट बनने की, सरकार बनने की अवधि कितनी है, 5 वर्ष। एक बार चुने हुए जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुने। जैसे अभी हमारे करंट में जो पीएम है डॉक्टर नरेंद्र मोदी, तो उनको क्या है, पहले भी थे और वापस उनको चुना गया है। तो अभी बीजेपी की सरकार फिर से बहुमत के साथ में जीत के और वापस से फिर से प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी बने हैं। चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों का भाग लेने के लिए भी, मतलब अगर यही नहीं हमने सरकार का चुनाव कर दिया और सरकारी सारा काम करेगी, ऐसा नहीं होता है। आपने देखा होगा कि जनप्रतिनिधि भी चुन के जाते रहते हैं जो अपनी बात को रखते हैं, पक्ष विपक्ष होता है। तो ये नहीं है कि हमने प्राइम मिनिस्टर को चुन दिया तो सारे फैसले वही लेंगे। पोस्टरों पर रोक लगी हुई है, जैसे कि ये सब क्या सरकार के काम है कि जैसे कोई जगह जगह पे पोस्टर चिपका देते हैं तो उस पर रोक लगी हुई है। इस तरह के पोस्टर या कुछ भी दिखाना, सरकार बाढ़, मतलब कोई बाढ़ वगैरह आ गई तो उसके लिए, जैसे आपने देखा होगा मीडिया में बार बार आता रहता है कि मुआवजा देना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये सारे क्या है, सरकार के ड्यूटीज हैं। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो आप पढ़ोगे आगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इनको बोला जाता है, नीति निर्देशक तत्व। अगस्त 2005 में जब ये एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया, यानी कि सरकार हमने चूज तो कर दी, सेलेक्ट तो कर दी कि हमने ये हमारा प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन उसके बाद भी हमारी जो ड्यूटीज हैं वो भी बताई गई हैं। तो लोगों ने अपना विरोध करने बहुत ही तीखे में व्यक्त किया। यानी जब क्या हुआ, लाइट का किराया बढ़ गया तो क्या किया कि एक विरोध किया, लोगों ने जुलूस निकाले। जैसे अभी आपने कैब का देखा होगा, सीए जो कैब का चला था और उसको जो फिर अमेंडमेंट बिल आ गया था। तो ये सब क्या था, मतलब सरकार ने कोई नियम बनाया और उसको विरोध करने लगती है, जनता विरोध कर देती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई नियम बना दिया, रूल्स बना दिया तो उसको मानना ही है, उसके अगेंस्ट भी पब्लिक अपनी आवाज़ उठा सकती है। लोगों ने जुलूस निकाले, हस्ताक्षर अभियान चलाए, सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी। और एंड में क्या होता है कि जब गवर्नमेंट को लगता है कि ज़्यादा, मतलब पब्लिक ज़्यादा प्रॉब्लम्स कर रही है तो क्या करती है, इनको मानती है। इन तरीकों से धरने, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर, यहाँ कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, आगे बढ़ते हैं। विवादों का समाधान। अब ये है कि अभी आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों की समस्याओं का समाधान, यानी समाधान में हमने ये चीज़ क्या देखी, जब हमें लगता है कि हमने अपना काम किया, हमने इलेक्शन के द्वारा अपना प्राइम मिनिस्टर चुना, अपना राजा नेता जो चुना, दल, उसके बाद क्या है, अगर हमें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, जैसे दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं, अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के जरिए ही हो पाती है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो, ये महिलाएं, जैसे हमने एक और पढ़ा था कि अमेरिका में पहले क्या था, वोट डालने का नहीं था, राइट नहीं था, लेकिन अभी क्या है वहाँ पर राइट, वो अमेरिका में ही सबसे पहले वोटिंग का अधिकार महिलाओं को मिला। इसी तरह से हमारे इंडिया में भी नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे इंडिया में भी क्या है, वोटिंग का राइट मिला। आगे देखिए, विवाद तब उभरता है जब संस्कृतियों, यानी कि जब विवाद कब होता है, जैसे हमारा कैब था तो इसके लिए विवाद कैसे कब हुआ था कि जब जो मोमडन लोग थे उनको ये लगा कि ये जो अमेंडमेंट बिल आया है ये किसके लिए आया, सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट बिल था कैब, जो भी काफ़ी चर्चित रहा था, आपका CAB
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था और ये बाद में CAA बन गया, एक्ट बन गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया बाद में। तो ये क्या था, इसमें मोमडन लोगों को लगा कि हमारे लिए क्या है, उनको भड़का दिया गया कि इसमें क्या है, तो इसके लिए जुलूस हुए, यूनिवर्सिटी में लोगों को परेशान किया, स्टूडेंट्स को परेशान किया। तो उनको ये लगा कि ये हमारे खिलाफ है मोमडन्स लोगों को, लेकिन उनको रियलिटी नहीं पता था कि क्या है ये बिल। तो ऐसे ही क्या होता है, इसमें विवाद तब बढ़ता है जब विभिन्न संस्कृतियां, धर्म, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। सेम ऐसा ही हुआ था कैब में। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। बिल्कुल ये जैसे उनको लगा था मोमडन्स को कि हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। सिटीजनशिप उन लोगों को मिल रही थी जो यहाँ पर पहले से रह रहे हों, या फिर यहाँ पर अगर बाहर से भी आए हैं तो कम से कम 5 से 7 साल उनको यहाँ पर हो चुके हों। उनके साथ भेदभाव, लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जैसे ट्रेन रोक दी गई थी और उनको पटरी को काट देंगे, लोग आग जला देते हैं, बसों को जला दिया गया था, यूनिवर्सिटी में दंगे कर दिए थे। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि ये विवादों को समाधान करे। समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें। ये आगे दिया गया, धार्मिक जुलूस उत्सव कई बार समस्या का कारण बन जाते हैं। उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकले, यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है। आपने देखा होगा कि धर्म के हिसाब से लोगों को लगता है कि अगर हम एक धर्म से जुड़े हुए हैं तो दूसरे धर्म के विरोध में आ जाते हैं लोग, और जुलूस को, जैसे जुलूस निकाल रहे हैं, अपनी रैली निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाते हैं। कभी कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उससे रोकने की कोशिश कर सकते हैं। सरकार, खासकर पुलिस, ऐसे मौके पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि आपस में टकराव की स्थिति ना पैदा हो, हिंसा ना बढ़ के, वह सभी पक्षों को एक जगह बिठाकर, मतलब पुलिस का क्या काम है कि सॉल्यूशन देना। भारतीय संविधान में बुनियादी नियम और कानून दिए गए हैं। मैंने जैसे बताया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो दिए गए हैं। ये कानून सरकार और लोगों के लिए हैं, सबको इनको मानना पड़ता है। जैसे हमारे लिए क्या है, हमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं, मौलिक अधिकार हैं, तो उसके साथ हमें क्या भी है, फंडामेंटल हमारी जो मॉरल ड्यूटीज भी हैं। उसी तरह से गवर्नमेंट के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बनाए गए हैं। नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में, कि जिन राज्यों से नदियाँ गुजरती हैं, जैसे आप, हमारा जो इंडिया का मैप है, तो जो राज्यों से वो गुजरती हैं, उदाहरण के लिए कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी को पानी को लेकर पूछा गया था कि कावेरी नदी, वेरी इंपॉर्टेंट से ये, कि जो कावेरी नदी का विवाद था किन दो नदियों के बीच में था, किन दो राज्यों को, सॉरी किन दो राज्यों, तो आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। ध्यान रख सकते हैं इसको, के टी या टी के, तो आपको याद रहेगा कर्नाटक और तमिलनाडु। कर्नाटक की कृष्णराज बांध में भरा हुआ पानी, यानी कि इसका विवाद का रीज़न क्या था कि जो इस नदी पे जो बांध बना हुआ था, इस बांध का जो पानी था वो सिंचाई के काम आता था और बेंगलुरु शहर की ज़रूरतें भी पूरी होती। तमिलनाडु के मेटिर बांध में भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य का डेल्टा, मतलब दोनों राज्य में सिंचाई किससे होती थी, इसी नदी के, कावेरी नदी के पानी से आता था। लेकिन बाद में क्या हुआ था कि एक स्टेट ने आगे पानी को बढ़ने से रोक दिया। पिछले 30 सालों से दो राज्यों के बीच विवाद का मुद्दा 30 सालों से है। कावेरी शांत भाव से बहती रहती है, यानी कि नदी का क्या काम है, फ्लोइंग करना, अपना बहना। उसे नहीं है कि किसी में विवाद है या क्या है। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं, यानी कि जो दो बांध हैं, इसका मेन जो रीजन है वो बताया गया है। और कर्नाटक का कृष्णा बांध कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है, यानी कि जो कर्नाटक हमारा कहाँ है, ऊपर में है, तो ऊपरी छोर पर कृष्णा, आपका यहाँ बांध हो गया कृष्णा बांध का ऊपरी छोर पर। और तमिलनाडु, क्योंकि तमिलनाडु आपका कहाँ आता है, नीचे आता है, आप इंडिया के जो मैप देखोगे तो मेट्रू बांध जो है वो निचले छोर पर है। मेट्रू बांध में तभी पानी भरा जा सकता है जब यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा, कृष्ण राज सागर बांध से जब पानी छोड़ा जाएगा, तो दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरतों के लिए भरपूर पानी चाहिए, जो कि नहीं मिल पाता है, इसमें विवाद उत्पन्न हो जाता है। तब राष्ट्रीय सरकार का कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो जाए। यानी कि जब कोई चीज़ इस तरह से है, यहाँ पर हमारा एक स्टेट क्या होगा, ऊपर पे हो गया, तो जब यहाँ पर कृष्णराज सागर बांध हो गया और यहाँ पर आपका मेटूर हो गया, यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा तब इसमें आएगा। लेकिन विवाद क्या था कि इनको भी पानी चाहिए और इनको भी, तो जब ये नहीं छोड़ेंगे तो पानी नहीं आएगा। और सरकार का, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है कि समानता और न्याय।
आगे देखिए कि अस्पर्धता यानी छुआछूत की प्रथा भी कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। यानी हम ये अब क्या हो गया है कि पहले जैसे हमने पढ़ा था कि अम्बेडकर जो थे महार जाति के थे और उनको क्या हुआ तो बहुत प्रॉब्लम्स सामना करनी पड़ी थी, जो आज हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के पिता कहे जाते हैं, जिनके डॉक्टर अम्बेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। और इन्होंने कई इस तरह की अमानवीय घटनाओं को क्या किया, बंद किया, रोका। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार भी समानता और न्याय की जरूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में बराबरी नहीं माने जा सकते। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ आरक्षण है, हमारे रिजर्वेशन है, कुछ लोगों को नौकरी में है और भी बहुत सारी चीज़ों में उनको क्या है एडमिशन्स में, उसमें उनको रोज़गार मिलता है। तो यहाँ से आपका जो यह धारणा गलत है और अन्यायपूर्ण है, इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियाँ अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगे। उदाहरण स्वरूप सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है, क्योंकि लोगों का ये था कि हमें लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना है और या फिर कम संख्या में गर्ल्स के रजिस्ट्रेशन होते थे। तो इसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, कदम उठाया कि या तो उनकी फ़ीस को ख़त्म कर दिया जाए या फिर कम कर दिया जाए, जिससे कि लड़कियों के रजिस्ट्रेशन में, नामांकन में ज़्यादा से ज़्यादा वो। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है, आज की क्लास यहीं पर एंड होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और जो भी आपके सजेशंस हों तो प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू, थैंक यू।